नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बढ़ते पारे की वजह से लोगों का जीना मुश्किल में आ चुका है, तो वहीं इन दिनों बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन चुकी है। आम से लेकर के खास, शहर से गांव, हर जगह परेशानी है। व्यापारियों के सामने उद्योग धंधों का संकट है और किसानों को बिजाई में दिक्कतें आ रही। तो वहीं आम जनता भी मारी मारी फिर रही है। बढ़ते बिजली संकट को लेकर के सरकार भी एक्शन में नजर आ चुकी है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई से स्थिति बेहतर हो जाएगी। बिजली संकट को लेकर के मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा है। देखिए, आज की स्थिति में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, लगभग 2000 मेगावाट का वो गैप है। तो कभी वो थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मौसम के हिसाब से भी निर्भर करता है। और जो खुली मार्केट में बिजली होती है उसको भी हम परचेज़ करते हैं। इससे पहले क्या होता था कि खुली मार्केट में जिसको चाहिए उसी रेट पर वो ले सकते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पावर डिपार्टमेंट ने उसकी कैप कर दी है कि 12 रुपये से ऊपर वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए 12 रुपये के ग्राहक लगभग सभी होते हैं। उसमें फिर कोटे के हिसाब से मिलता है। हमको भले 2000 की हमारी डिमांड रहती है, लेकिन कभी 200, कभी 300 उतनी ही मिल पाती है। शेष हमारी अभी कम है। लेकिन उसमें एक कठिनाई हमारी अडानी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना चला आ रहा है, वो कठिनाई एक आ गई थी। पीछे कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो वो पावर हमारी बंद हुई थी। अब उनसे बातचीत हो गई है 1 तारीख से, परसों से, और वो 500 मेगावाट की बिजली वो रिस्टोर करेंगे। आने वाले 10 दिन के बाद और एक 500 मेगावाट वो रिस्टोर करेंगे। तो मुझे लगता है 15 मई से पहले ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसा विषय नहीं है कि जिसकी बहुत कोई स्थिति आउट ऑफ हैंड है। बहुत प्रदेशों में तो बिजली का बहुत ज़्यादा संकट है। पंजाब को देख लें, आसपास के और प्रदेशों को देख लें, हमारी स्थिति उन प्रदेशों की निस्बत थोड़ी बेहतर है। अडानी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने किया था, हमने नहीं किया। आज से 15 साल पहले किया था, लेकिन उसमें इतना वो पीपीए की जो कमियां छोड़ी गई थी, उन कमियों का लाभ आज अडानी उठा रहा है। अगर ये सोच समझ के उस समय पीपीए बनाते तो वो कमियों का लाभ नहीं उठा सकते थे। आज कोई किसी प्रकार का अगर रेट बाजार में बढ़ता है, उसके हम तो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके कारण से कोई विवाद होता है और वो मानो अडानी उसमें से बैकआउट करता है, तो उसका कोई भी किसी प्रकार का कंपनसेशन अडानी के ऊपर उस पीपीए में नहीं लिखा गया। जो एक बहुत बड़ी कमी अडानी के साथ समझौता करने में कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको की थी। अब वो खमेजा है, सरकार का समझौता है किया हुआ, तो समझौते पर हमको चलना पड़ेगा। इसलिए ये अगर ज़्यादा कुछ हलचल करेंगे तो ये निशाना भी उन्हीं के ऊपर जाएगा। और हरियाणा में बने बिजली संकट को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने आखिर इस पर क्या कहा है, जरा वो भी आपको दिखा दें। हरियाणा के अंदर आज जो बिजली संकट है, ये उस प्रदेश में बिजली संकट आ गया है जो प्रदेश आज से 8 साल पहले बिजली में सरप्लस हो गया था। हमारे समय में 4 थर्मल के कारखाने लगे थे और 1 परमाणु का। अगर नहीं लगे थे तो हम जगह बताते हैं, भाजपा वालों से कहना चाहते हैं चुनौती के साथ हम साथ लेके चलेंगे और आप हम दिखाएंगे कहाँ लगे। और चलिए सर, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि हरियाणा में आखिर बिजली का संकट कब और कैसे दूर होगा। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लिए दरअसल यहाँ कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें जो बिजली कटने का समय है वो यहाँ पर नजर आता है। और कुल समय जो है वो 8 घंटे का इसमें देखने को मिलता है। जो कुल मिलाकर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली में कटौती हो रही है वो लगभग 8 घंटे की इसमें नजर आती है। वही कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो शहरी इलाके जो कि UHBVN के अंडर आते हैं, अब ऐसे में टोटल समय जो है वो लगभग 6.5 घंटे के आसपास का इसमें नजर आता है। और आप ये देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हलकों से यहाँ बिजली कटौती लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्से, न सिर्फ इसमें शहरी इलाके हैं बल्कि इसमें ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं। तो ये शहरी इलाकों की वो लिस्ट है जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के लगभग 6.5 घंटे बिजली की कटौती होती है। इसमें बिजली के बड़े बड़े कट लगते हैं और अलग अलग समय पर बिजली अब लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाती है। UHBVN और RDS 24 घंटे का अगर हिसाब देखें इसमें, तो कुल मिलाकर के इसमें 4 घंटे की इसमें भी कटौती हो रही है और बिजली कट इसमें भी 4 घंटे का होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे अलग अलग असर हैं। इससे ना सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार जिन लोगों के द्वारा सृजित किया जाता है, कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगी हुई हैं,
वहां पर भी इससे बहुत हद तक काम जो है प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे गर्मी का मौसम है, दोहरी मार बिजली ना पहुंचने की वजह से आम लोगों के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है। अभी आप इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए भी देख रहे थे कि कैसे कितने कितने इलाके और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि 8-8 घंटे तक औद्योगिक क्षेत्र, अब आप ये मान करके चलिए कि जिस इलाके के अंदर जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर मध्यम उद्योग वहां पर लगे हुए हैं, 8 घंटे अगर उन इलाकों के अंदर, उन फैक्ट्रियों में अगर बिजली सप्लाई नहीं हो पाती है तो कैसे वहां पर कामकाज हो पाएगा? क्या इससे रोजगार या फिर उद्योग धंधे इससे प्रभावित नहीं होंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ जरा आगे बढ़ते हैं और आज इंडिया न्यूज के कुछ अहम और बड़े सवाल हैं, जरा उनको भी आपके सामने दिखाते हैं। हरियाणा में आखिर बिजली का जो संकट है वो कब दूर होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल के साथ साथ सवाल ये भी है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुख्यमंत्री की जो मुलाकात हुई है, क्या इस मुलाकात से अब बात बनेगी? हरियाणा के लोगों को क्या इस मुलाकात का फायदा मिलेगा? क्या बिजली की जो कटौती हो रही है उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी? क्या पिछले समझौतों से बिजली का संकट गहरा चुका है? क्या इससे पहले जिसका आरोप यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया, ये कहा गया कि इससे पहले जो पिछली सरकारों में जो समझौते हुए थे वो कहीं ना कहीं परेशानी में डालने वाले थे और उसमें जो करार किए गए थे, जो उसमें पॉइंट्स रखे गए थे, उसी की वजह से आज सरकारों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। परेशानी आज के समय में सरकार के सामने यही है और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के ये परेशानियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन परेशानियों का समाधान कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही साथ एक तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश की गई है कि बिजली के संकट को दूर किया जा सके और साथ ही साथ बिजली के संकट को दूर करने के लिए मुलाकात भी की गई है। और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्री कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ IMT मानेसर इंडस्ट्री के प्रधान पवन यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में इसमें प्रवीण अत्री साहब आपसे करना चाह रहा हूं। प्रवीण जी, अब ये बताइए कि बिजली का संकट ना सिर्फ आम लोगों के लिए परेशानी बन रहा है बल्कि इससे किसान भी प्रभावित हैं, इससे औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या मध्यम जो उद्योग हैं वो भी इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। अब लोग तो टकटकी लगाए बैठे हैं सरकार के ऊपर कि समाधान कैसे निकलेगा, बताइए सर। देखिए, ऐसा है शुभेंदु जी, मैं इस बात से तो इनकार नहीं करूंगा कि बिजली की डिमांड और सप्लाई के अंदर जो ये गैप, जो ये अंतर है, स्वाभाविक है। इस अंतर का असर जो है आम जन पे आया है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे विषय दो आ जाते हैं। पहला कि ये इतना बड़ा जो डिमांड बढ़ी है उसके पीछे क्या कारण है। दूसरा, जो आपने सवाल पूछा कि इसका समाधान क्या है, मैं दोनों का जवाब आपको दूं। पहले तो मैं इस विषय पे ये संकट का कारण क्या है, ये डिमांड जो बेतहाशा बढ़ी है, इसके पीछे वजह क्या है वो बता देता हूँ। देखिए, इस बात से हम कोई भी जो भी यहाँ पैनल पे बैठे हैं वो सभी ये बात बहुत बेहतर जानते हैं कि जिस तरह से डिमांड में उछाल आया उसका एक बड़ा कारण है गर्मी। हम सब जानते हैं कि अप्रैल मास के अंदर नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है, अब की बार उससे ज्यादा टेम्परेचर है और ये सब हम मीडिया में आप लोगों के चैनल पे भी देखते हैं कि पिछले 80 साल का रिकॉर्ड टूट गया है गर्मी का। स्वाभाविक है, जब गर्मी बढ़ी तो डिमांड के अंदर भी बढ़ोतरी हुई। अब जब डिमांड के अंदर बढ़ोतरी हुई है उसमें और क्या क्या फैक्टर्स हैं। देखिए, आमतौर पे बिजली विभाग भी ये बात मान के चलता है कि हर साल बिजली की डिमांड में 8 से लेकर 10% तक का इजाफा होगा और उसका इजाफा होने का कारण होता है जब शहरीकरण होता है। जिस तरह से शहरों में आबादी बढ़ती है, नए नए उपभोक्ता बिजली विभाग से जुड़ते हैं और नए उद्योग लगते हैं, उससे मांग के अंदर बढ़ोतरी होती है और वो हर वर्ष 8 से 10% तक की रहती है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो मांग में बढ़ोतरी हुई है वो 30 से लेकर 40% तक की बढ़ोतरी हुई। जो मांग में बढ़ोतरी 10% तक रहती थी वो लगभग 3 से 4 गुना हो गई है। और उसके पीछे का कारण, जैसे मैंने एक बताया, शहरीकरण जो होता है वो एक बड़ा कारण होता है। नए उपभोक्ता बिजली विभाग के साथ जुड़ते हैं। जिस तरह से NCR के एरिया के अंदर जो शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है, उद्योग धंधे बहुत तेजी से लगे हैं, MSMEs लगी हैं, उसका एक बड़ा कारण रहा। और गर्मी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। अब जो ये समस्या और इसका समाधान, देखिए, पहले तो ये कि समस्या कैसे पैदा हुई। जिस तरह से मैंने बताया कि मांग बढ़ने के कुछ कारण है, उसके साथ साथ जिसका जिक्र आप अपने शुरुआती पैकेज में भी कर रहे थे कि जो पहले की सरकारों ने जो एग्रीमेंट किए, क्या वो एग्रीमेंट एक कारण है? बिल्कुल, एग्रीमेंट बहुत बड़ा कारण है। मैं बताता हूँ वो कैसे और क्या कारण है उसके। देखिए, अडानी पावर के साथ 2008 में कांग्रेस की सरकार ने एक समझौता किया उनसे बिजली लेने का।
और वो समझौता उन्होंने किया 2.94 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब। लेकिन 2012 में कांग्रेस सरकार ने ही अपने उस समझौते में एक परिवर्तन किया। परिवर्तन क्या किया कि 2.94 रुपए प्रति यूनिट से जो बिजली खरीदनी थी उसका दाम कर दिया 3.23 रुपए प्रति यूनिट। और आपको शुभेंदु जी अगर याद हो, उस वक्त विपक्ष ने भी बहुत इस विषय पे आवाज उठाई थी और इस तरह के आरोप भी लगे थे कि ये जो दाम बढ़ाए हैं कांग्रेस सरकार ने, इसके पीछे 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन की दलाली का खेल है। उस वक्त के आरोप थे, आप मीडिया रिपोर्ट देखेंगे, उन रिपोर्ट में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। अब हुआ क्या कि आपने समझौता तो कर लिया, लेकिन आपने समझौते में कहीं भी कोई ऐसा क्लॉज नहीं डाला कि अगर किसी वजह से कोयले के दाम बढ़ते हैं या कोयले के दाम घटते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट घटती है या प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, उस स्थिति में क्या रहने वाला है, कोई किसी तरह का क्लॉज नहीं। अब अडानी ग्रुप ने क्या किया, एक तरफ गर्मी की वजह से हमारी मांग बढ़ गई, दूसरी तरफ उन्होंने सप्लाई में आनाकानी करनी शुरू कर दी। वो कहने लगे कि साहब जो हमारा दाम है इससे ज्यादा दाम दीजिए, क्योंकि जो कोयला मलेशिया का यूज कर रहे हैं हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। जब किसी एग्रीमेंट में इस तरह का कोई क्लॉज नहीं है तो सरकार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि हम बिना किसी ऐसे क्लॉज के किस तरह से दाम बढ़ा सकते हैं। और अगर सरकार दाम बढ़ाती है तो उसका असर किसके ऊपर जाएगा, उपभोक्ता के ऊपर। और इसी चीज का फायदा अडानी ग्रुप ने उठाना शुरू किया। एक बात और बीच में क्लियर कर देता हूं, मैं दीपेंद्र हुड्डा की एक बाइट सुन रहा था। दीपेंद्र हुड्डा अपनी बाइट में कह रहे थे कि साहब हमने 4 बिजली के कारखाने लगाए, एक परमाणु बिजली का कारखाना। मेरा सवाल दीपेंद्र हुड्डा से है और उम्मीद करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात का जवाब देंगे। जब 2012 के अंदर इन्होंने अडानी के एग्रीमेंट में दाम बढ़ाए अडानी के, तो इन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो यूनिट बिजली उत्पादन कर रहे थे, टोटल 12 यूनिट में से 9 यूनिट बंद कर दिए। और उस वक्त की सरकार का तर्क ये था कि अगर हम अपने यूनिट में बिजली पैदा करते हैं वो हमें महंगी पड़ती है बनिस्बत हम प्राइवेट प्लेयर से बिजली खरीदें। और ये यूनिट बंद कर दिए। ठीक है। जब आप उस वक्त खुद ये मानते थे कि जो सरकारी ताप घर है उसमें महंगी बिजली मिल रही है इसलिए हमने प्राइवेट खरीदी है, तो आप आज कैसे दावा कर सकते हैं कि आपने 4 खाने लगाए? ठीक है, यानी कि आज जो बिजली का संकट नजर आ रहा है उसमें जो समाधान के रास्ते हम खोज रहे हैं ना, उसमें शुरुआत, लेकिन जड़ में अगर जाएं तो बजरंग दास जी, सवाल ये उठता है कि इससे पहले की सरकार ने करार क्या किया था। अत्रे साहब तो यही आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो करार किया वो उसी का भुगतान आज सरकार को करना पड़ रहा है। अगर दाम बढ़ाते हैं तो जनता को भुगतान करना पड़ेगा। इस सरकार ने 7.5 साल के अंदर एक भी बिजली उत्पादन के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया। जो बिजली के उत्पादन के लिए जो भी कारखाने लगे, चाहे वो जांडली में 2 लगे या खेदड़ में लगे, यमुनानगर में लगा, जो गोरखपुर में लगा, ये सारी कांग्रेस की देन है। ये लोग तो जैसे इतनी भारी गर्मी पड़ रही है, मार्च के अंदर गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी, सरकार को पहले ही उपचार होना चाहिए था, बिजली की समस्या को दूर करना चाहिए था। जहाँ तक कोयले की बात है, ये पानीपत बिजली प्लांट के अंदर कोयला तक सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। आज पूरी दुनिया, आज पूरा हरियाणा के अंदर बिजली पानी की इतनी भारी मार हरियाणा के अंदर पड़ रही है, हर एक आदमी त्राई कर रहा है। और यहाँ तक कि आप देखोगे बिजली की कमी के कारण आज उद्योगों के अंदर 50% से ज्यादा उत्पादन की कमी आज उद्योगों के अंदर हो रही है। नहीं गर्ग साहब, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अत्रे साहब तो कह रहे हैं कि इससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी वजह से आज भुगतान करना पड़ रहा है। एक जवाब दूंगा। ना तो इन्हें बिजली के उत्पादन के लिए कोई काम किया, जो पिछली सरकार ने काम किया, हमारी सरकार ने ही बिजली पानी की समस्या दूर किया। हमने गरीबों के लिए घर के अंदर 200 लीटर की पानी की टंकियां मुफ्त दी, पीने का पानी मुफ्त दिया, फिर पीने की पाइप की लाइनें बिछाई, यहाँ तक कि गरीबों के लिए 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए, 20 रुपए किलो दाल योजना हमने लागू की। नहीं, वो अलग विषय है, वो छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूँ बात सिर्फ बिजली के संकट को लेकर के, आज सिर्फ समाधान यहीं तक करना है। अगर इस परेशानी का हल हो जाए तो बड़ी बात है। मैं ये बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लो। इन्होंने कोई भी जितनी कांग्रेस की योजनाएं थी सबको बंद कर दिया, और जहां कोई उल्टा काम होगा मैं पिछली सरकार ने कर दिया या पड़ोसी राज्य की सरकार पंजाब ने कर दिया, दिल्ली ने कर दिया, राजस्थान ने कर दिया। अत्रे साहब ये कह रहे हैं, गर्ग साहब सुनिए ना, सुनिए सवाल तो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि 12 यूनिट थी, 12 यूनिट में से 9 यूनिट को बंद कर दिया गया।
क्यों कर दिया किसने गया? बंद कर दिया? हाँ। किसने बंद कर दिया? हमारे समय के कांग्रेस की सरकार ने 2012 में बंद किया था। चेक कर लो आपके जरा। समय बोला तो अतरेज आपके समय बोलना हमारे अरे आप समय के चेक कर अंदर लो, बिजली 2012 में बंद किया था। और दूसरे बिजली लोग तो 24 बता देंगे घंटे इस बात बिजली को। मिलती थी। आपके समय में क्या, आज खेतों में टेलों में पानी तक नहीं मिलता, और हमारी माता बहनें जो पीने का पानी 5-5 किलोमीटर गांवों के अंदर सर पर मटका लिए घूम रही है पानी की समस्या के ठीक है। लिए। ये तो समस्या पानी ठीक है, जरा की जल्दी से एक जवाब ले लेता हूं, उसके बाद रजत जी आपके पास आता हूं। देखो प्रवीण। 40% ठीक है। डिग्री आज भविष्य गर्मी के अंदर आप देख रहे हो, हाँ। वो किस तरह बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं ये लोग। ठीक है, जुमले ये तो सुना रहे हैं। परेशानी है, हमने ये तो वाकई कर में मानना दिया। पड़ेगा, और मैं अत्रे साहब कहता मान भी हूं, रहे हैं, ये मान रहे हरियाणा हैं कि के बिजली का अंदर- संकट तो है, लेकिन अत्रे साहब ये तो पहले से पता था ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि गर्मी का समय था, तो ये तो पहले से पता है कि गर्मी आएगी और हर बार एक नया रिकॉर्ड तोड़ती है गर्मी, तो इसके लिए पहले से तो तैयारी करनी थी। ना हरियाणा ठीक है, गर्ग साहब, में जरा सुन पानी लेते हैं। है। भारतीय प्रवीण जी। जनता पहले ये पार्टी चिल्लाते हैं, की इनको यही चुप कहानी कराइए। है। इनको ना चुप कराइए। बिजली अच्छा ठीक है, ना गर्ग साहब पानी सुनिए ना, है। ठीक है, एक बार सुन तो लीजिए, सुनिए यही सुनिए। कहानी है। ठीक है, अब जरा जवाब सुन लेते हैं अत्रे जी, साहब। देखिए शुभेंदु जी, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जो ये बार बार कारखाने लगाए मैंने पहले तो ये बता दिया था कि 2012 में 9 यूनिट बंद कर दिए। अब उससे आगे की सुनो। तो किसने लगाया? तो ये यमुनानगर के आपने अंदर लगाया भाई क्या? भाई इनको भी आपने बंद कर दो भाई। लगाया क्या? रुक जाओ भाई। कानून चुप आप कराइए। बात तो अच्छा ठीक है, एक एक करके सर, गर्ग साहब आपने क्या देखिए, किया? प्रदेश की जनता देख रही है आपको, देश की जनता देख रही है आपको, एक एक करके बात रखेंगे तो सही से समझ में भी आएगा जनता को। एक एक करके सुनिए जरा, एक एक करके गर्ग साहब जरा सुनिए, अत्रे साहब को एक बार सुन लेते हैं। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए अरे सुनिए, जुमले मेरा सुनो, मान ये जुमले भाई। सुनाते हैं। इनको चुप कराइए इनको। एक मिनट, गर्ग साहब, बजरंग दास जी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। देखिए आप बहुत पुराने प्रवक्ता है सर, बहुत पुराने प्रवक्ता है, बड़े अच्छे तरीके से आप, बड़े सलीके के साथ आप डिबेट करते हैं, इस तरीके से नहीं देखा मैंने कभी। देखिए सुनिए, अच्छा सुन तो लीजिए, आपने जो सवाल किया आप चाहते हैं ना कि उसका जवाब मिले, एक बार सुन तो लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। देखिए ऐसा है, मेरा मानना ये है कि जब कोई आदमी इस तरह से उल्ट चिल्लाने लगता है ना, इससे ये साबित होता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो दूसरे को डिस्टर्ब करता है। कहने के लिए आपके पास सुनिए, अब सुनिए, अबे सुनिए, अरे सुनते लो भाई, अब सुन लो ना। क्या सुन ले? बार बार चिल्लाते हैं। अरे भाई नहीं, अच्छा ठीक है, एक मिनट गर्ग साहब, ठीक है, बार बार चिल्लाने का बंद कीजिए एक बार। देखिए ये कहते हैं हमने बड़े कारखाने लगाए, हमने यमुनानगर में कारखाने, अरे बंद करो भाई, बीच में बार बार डिस्टर्ब करते हो। आपको डिबेट करनी है आती? नहीं, एक करके इस तरीके से नहीं गर्ग साहब, आपको चर्चा करनी है? सुनिए ना, देखिए सभी पैनलिस्ट हैं, अब हमारा सभी पैनलिस्ट बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सुनिए। अपनी बारी में बोलो, बजरंग दास जी, अपनी बारी एक में एक बोलो जितना बोल रहा करके, है। आपको मैंने मौका दिया, आपने पूरी बात रखी है ना, आप एक बार सुन तो लीजिए, आपने सवाल किया है, सवाल किया है, सवाल का जवाब तो सुनना चाहते हैं आप, सुनिए। देखिए अब क्या कहते हैं, ये बार इनको पता है मैं जो बोलूंगा इनके असलियत सामने आएगी। देखिए ये कहते हैं हमने बड़े कारखाने लगा दिए यमुनानगर के अंदर। जिस वक्त थर्मल पावर प्लांट लगना शुरू हुआ, हालांकि उस वक्त चौटाला साहब की सरकार थी जब लगना शुरू, लेकिन वो पूरा हुआ कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने पहले जो एमओयू चौटाला साहब की सरकार में साइन हुआ था उसकी शर्तों को बदला, उस शर्तों को बदल के ये क्लॉज हटा दिया कि अगर ये डिले हो जाता है जो कंपनी लगा रही है उसको हर्जाना देना पड़ेगा। इस वजह से हरियाणा का 350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नंबर 1। नंबर 2, वहां पे सब स्टैंडर्ड मशीनें लगी, संघाई कॉर्पोरेशन की मशीनें वहां पे लगी, सब स्टैंडर्ड। नंबर 2, इधर के अंदर भी संघाई कॉर्पोरेशन, यमुनानगर भी संघाई कॉर्पोरेशन। और 2012 में जब इन्होंने यूनिट बंद कर दिए तो वो सब स्टैंडर्ड मशीनें बंद होने की वजह से सालों साल बंद रही, वो कंडम हो गई। इधर का एक यूनिट जो है 2.5 इंच धस गया, खत्म। यमुनानगर के 2 यूनिट काम करना खत्म। और जो ये बार बार कह रहे हैं गोरखपुर में परमाणु यूनिट लगाए, इनसे कोई पूछे, सारे वैज्ञानिक भी ये बात कहते हैं कि परमाणु बिजली घर समुद्र के किनारे जहाँ पानी की बहुतायात होती है कि उसको ठंडा करने के लिए लगातार पानी की जरूरत होती है, वहां लगा करते हैं। गोरखपुर के अंदर लगता है परमाणु काम कर। ये भी आपने फ्रॉड किया था हरियाणा की जनता के साथ। अब विषय क्या जाता है जो आपने सवाल पूछा, हमने तो जो अरे इनको चुप कराइए भाई, इनको चुप कराइए। कमीशन खोरी की, इन्होंने केवल कमीशन खोरी की है। कमीशन खाने के लिए केवल कमीशन खोरी की और कुछ नहीं किया। अब बात आती है तो आपने कहा था, देखिए सरकार, आपने कहा कि गर्मी पहले आ रही थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतनी भयानक गर्मी होगी, 80 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। इस विषय में आप थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे ही ये समस्या शुरू हुई, सरकार ने इसके समाधान के लिए प्रयास शुरू किए। जो अडानी ने जिस तरह से 1424 मेगावाट जो बिजली अडानी से आती थी, उसमें जब शुरू हुई, जब उन्होंने रेट बनाने की बात करनी शुरू की, तो सरकार ने प्राइवेट जो
प्लेयर्स हैं उनसे बिजली खरीदने के लिए टेंडर लगे। पहले तो 21 मार्च 2022 को एक 1000 मेगावाट का एक टेंडर लगाया, जिसके अंदर 2 प्लेयर्स आए, एमबी पावर और आरकेएम पावर। अभी एमबी पावर्स और आरकेएम पावर से 500 मेगावाट बिजली का खरीदने की बातचीत हो चुकी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ, एचपीसीसी ने एक शॉर्ट टर्म टेंडर लगाया 750 मेगावाट का, और 750 मेगावाट का जो टेंडर लगाया, इसमें जो प्लेयर आया उसने 300 मेगावाट की सप्लाई की बात की कि हम 300 मेगावाट सप्लाई कर सकते हैं, वो इंतजाम हरियाणा सरकार ने किया। ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रल पूल के अंदर जो दूसरे प्रदेश पावर को सरेंडर कर देते हैं, जैसे 728 मेगावाट की पावर सरेंडर की दिल्ली गवर्नमेंट ने दादरी की, वो हरियाणा सरकार ने केंद्र से रिक्वेस्ट की कि वो बिजली हमें मिल जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार उसको सरेंडर कर चुकी। ठीक है। लेकिन जिस दिन वो हमें सप्लाई होनी थी, उसमें छोटी सी दिक्कत ये आई कि जिस दिन हमें सप्लाई होनी थी उसी दिन दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट का एक्सटे ऑर्डर लेके आ जाती है। उसकी डेट आज की लगी हुई थी, मेरे पास अभी जानकारी नहीं है कि आज क्या उसमें निर्णय हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो निर्णय भी हमारे पक्ष में आएगा, वो बिजली 728 मेगावाट हमें मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा जो आप अपने को शुरुआती पैकेज में कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री जी केंद्रीय बिजली मंत्री से मिले, तो उसमें क्या हुआ, एक जानकारी और दे देता हूँ। अरुणाचल के अंदर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है कामेंग, उसके अंदर से 300 मेगावाट बिजली हरियाणा को मिलेगी, ये आज फाइनल हो गया। ये केंद्रीय मंत्री से मिलने का जो एक सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा जो कोयले का जिक्र हो रहा है, जिसका जिक्र यहाँ पे बजरंग जी भी कर रहे थे कि पानीपत थर्मल में, देखिए हमारा जो स्थानीय कोयला है उसके अंदर छोटे शुरू हुई, हम सभी जानते हैं, विदेशों से कोयला मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार ने बाकायदा सभी प्रदेश सरकारों को ये इजाजत दे दी है कि वो 10% तक कोयला आयात कर सकते हैं, जो मंजूरी हरियाणा सरकार को मिली और हरियाणा सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया। तो कोयले वाली समस्या का समाधान भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ये मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, यानी कि परेशानियों का समाधान होगा। मैं जरा रजत जी को जोड़ लेता हूँ, आता हूँ बजरंग जी आपके पास आता हूँ। लेकिन रजत जी, अभी कहा जा रहा है कि परेशानियां तो हैं, इस बात को स्वीकार किया जा रहा है, इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान करने के लिए कुछ ऐसे कदम हैं जो कि उठाए गए हैं। मुलाकात भी हो चुकी है, आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की मुलाकात जो हुई है उसके जरिए कुछ समाधान अब प्रदेश की जनता के सामने जो परेशानियां हैं उसका हल होने जा रहा है? देखिए, जब तक पेपर पे नहीं होता है, और मैं इस बात में सराहना करूंगा परवीन अत्रेय जी की कि उन्होंने माना है जो समस्या है, क्योंकि पंचकुला में भी और अखबारों में भी जो है वो 1 करोड़ यूनिट प्रतिदिन के जो है वो कट लग रहे हैं। पंचकुला में भी 2-2 घंटे के 1-1 घंटे करके जो है वो कट लग रहे हैं, जबकि जो दक्षिण हरियाणा है वहाँ पे जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। और कृषि में इस वक्त पावर की जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन रेगुलर जो ग्रामीण क्षेत्र में रेगुलर जो घरेलू बिजली है उसकी ज़रूर वहाँ पे भी बहुत दिक्कत आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। शहरी में भी आ रही है और उद्योगों में भी कट लग रहे हैं। इससे कोई यहाँ पे कोई जुटला भी नहीं सकता, और परवीन अत्रेय जी ने उस बात को माना भी है। और जो खामियां जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार द्वारा जो प्लांट लगाए गए, उसमें कैसे सब स्टैंडर्ड मशीनरी यूज करके और वहाँ पे उनको ठप किया गया, चाहे खेदड़ का हो चाहे यमुनानगर का हो, उसके बाद पानीपत का हो। तो देखिए, यह पहले तो सरकार को खुद सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, और अपने जो निर्णय हैं उनको उनमें देरी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अभी मैं इनसे जवाब चाहूंगा, जो सिक्किम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो HIRCC के जो मंजूरी आनी थी, उसका क्या हुआ? उसमें 1000 मेगावाट आना था। अडानी यहाँ 1421 मेगावाट, और टाटा से भी 500 मेगावाट जो है वो टाटा से भी जो बिजली की आपूर्ति होनी थी वो भी नहीं हो पाई है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम अडानी के ऊपर इसलिए निर्भर नहीं कर सकते कि राजस्थान के अंदर अडानी ने जो उपभोक्ताओं का हाल किया है, जहाँ पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया है और सारी अडानी के हाथ में, और वो मन चाहे और किसी बेवक्त अपने हिसाब से वहाँ बिजली के जो है रेट वो बढ़ा रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के जज का, लेकिन काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है सारा का सारा। तो वो उनको अडानी के हाल पे ही छोड़ दिया था। ठीक है, यानी कि हमें और दूसरे वैकल्पिक रास्तों को भी यहाँ तलाशने की जरूरत है। मैं आता हूँ अत्रे साहब, लेकिन पवन यादव भी हमारे साथ कार्यक्रम में है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री और औद्योगिक क्षेत्र में इसमें क्या परेशानियां आ रही हैं, जरा उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। रजत जी, आता हूँ सर वापस। पवन यादव जी को जरा, वो भी इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको भी जोड़ लेता हूँ। पवन यादव जी, अब आम लोगों को तो परेशानियां हैं ही, लेकिन जो औद्योगिक या व्यवसाय जो कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन लोगों के सामने क्या परेशानियां? 8-8 घंटे, 4-4 घंटे या अलग अलग समय में काउंट किया गया एक डाटा इसमें निकल करके सामने आया, क्या क्या परेशानियां हैं इससे? देखिए, इससे
पवन यादव। मैं खत्म कर लूं, शिवेंद्र जी अगर चाहें। ठीक है रजत जी, आवाज नहीं आ रही शिवेंद्र जी? हाँ रजत जी हाँ बताइए। हाँ शिवेंद्र जी, हाँ। देखिए बात ऐसा है कि हमारे को देखिए जो कोयले की यहाँ पे अत्रे जी ने जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया वो दोनों की दोनों अडानी की खरीदी हुई वहाँ पे माइंस है। हाँ। तो यहाँ अभी स्टार्टिंग में एक लाइन कही अत्रे जी ने कि अडानी ने मनमानी शुरू कर दी। हाँ। और जो भी उन्होंने कंट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन बताई, और उसका मैंने आपको अडानी का एक ये एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अडानी अगर बिजली में बता दिया राजस्थान के उपभोक्ताओं को तंग कर सकता है, तो अडानी को अगर सारा अनाज उसके हाथ में दे देते तो तब भी वो अपनी मनमानी करता है, जिसको हम बार बार एड्रेस कर रहे थे। ठीक है। उसमें और दूसरा, अब हमारे को कोयले के ऊपर देखिए, कुछ तो रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर भी आपको जाना पड़ेगा। आपको सोलर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। और चाहे आप विंड टर्बाइन से हो, आप समय बदल रहा है तो समय के साथ कुछ चीजें बदलने की भी जरूरत है। बड़ा अच्छा यहाँ पर सुझाव भी है अत्रे साहब को। ठीक है, जरा जवाब लेते हैं अत्रे साहब, जरा जवाब देखिए पहली चीज तो ये है कि रजत जी ने जो बात कही है, रजत जी के पूरे ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन अडानी की नहीं है और पूरी मलेशिया की कोल माइन अडानी की नहीं है। जैसे हमारे देश में अरे सुन लीजिए आपने कोई बात, अरे सुन लीजिए, हाँ देख लिया कोई बात। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा अरे सुन लीजिए ना भाई, आज जो केंद्रीय मंत्री से बात हुई है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री की जो मुलाकात हुई है, उसमें एक विशेष बात ये भी है कि हरियाणा सरकार अपना कोल ब्लॉक डेवलप करेगी। हरियाणा सरकार को अपना कोल ब्लॉक डेवलप करने की इजाजत दे दी गई है, जिससे कि कोयले की समस्या का एक पूरी तरह से समाधान हो। ये भी एक जानकारी में देना चाहूंगा। अत्रे जी मैं एक मिनट पवन जी आता हूँ, पवन जी आता हूँ। एक मिनट रुकिए पवन जी, एक मिनट रुक जाइए। अभी यहाँ पे खुद रजत जी ने एक बात कही है कि लगभग 1 करोड़ यूनिट का जो है वो कट लग रहा है, मतलब जो गैप है वो 1 करोड़ यूनिट का, जो रजत जी का बिल्कुल ठीक बात। 18 करोड़ 46 लाख यूनिट की सप्लाई है, 1 करोड़ यूनिट का गैप है। अब यहाँ समझने वाली बात है सुनील कि ये जो गैप है लगभग 6% का गैप, लेकिन जो अगर हम पिछले सालों की तुलना करें आज के साल से, अगर पिछले साल के अंदर जो बिजली सप्लाई है सरकार की तरफ से की जाती थी, कोई कट नहीं करता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। हमने पिछले साल की सप्लाई से 27% ज्यादा सप्लाई की है, उसके बावजूद भी ये गैप है। ये मैं केवल इसलिए बताना चाहता हूं कि जो गर्मी की वजह से और दूसरे कारणों की वजह से जो डिमांड बढ़ी है, वो डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ी है, लेकिन गैप जो है वो रजत जी फिगर दे रहे हैं मात्र 6% का गैप। और मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार ने जिस तरह से जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों से ये गैप बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा कि ये समस्या का समाधान लगभग। ठीक है, ठीक है। इसमें जरा पवन जी को जोड़ लेता हूँ। पवन जी इंतजार कर रहे हैं। पवन जी, अब ये बताइए कि औद्योगिक क्षेत्र में ये बड़ी जो चुनौती आ चुकी है, बड़ा संकट जो खड़ा हुआ है, कितना बड़ा नुकसान है और क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पिछले 6-7 साल से पावर की जहां भी हम सुनते थे, हम इंडस्ट्री में देखते थे, कहीं ना कहीं एक्सेस पावर थी हमारे पास। हर साल गर्मी आती थी, हर साल कोयला जलता था, हर साल पानी और डैम भी सूखते थे, लेकिन उसके बाद भी पिछले 6 और 7 सालों से पावर हमारे पास एक्सेस थी। इस साल हम खुद हैरान हैं कि ये कैसे हुआ। गर्मियां ऐसा नहीं है कि एक घर में 4 लग गए हों, गर्मी चाहे जल्दी भी आ गई तो एक घर में एक ही एसी चल रहा है ना। आज भी एक रूम में तो 2 एसी नहीं चला दिए लोगों ने कि पावर की कंजम्पशन ज्यादा हो गई है। इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास नए कोई भी नहीं आ रहे हैं। अगर नई इंडस्ट्रियल एरिया आ रहे हैं तो उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि जब हम पावर डेफिशिएट है तो हम नए इंडस्ट्रियल एरिया क्यों ला रहे हैं। आज हम इंडस्ट्री को एक नोटिस भेज देते हैं कि 8 घंटे का आपका रेगुलर पावर कट है, तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे। अभी परवीन जी कह रहे थे कि अदानी कह रहा है कि मैं महंगी बिजली बेचना चाहता हूँ। परवीन जी, आज इंडस्ट्री 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जनरेटर इस्तेमाल कर रही है। आप अदानी से अगर 12 रुपए भी खरीद लोगे तो भी हमारा 12 रुपए पर यूनिट बचेगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको उनके साथ कोई एग्रीमेंट भी करना है सरकार को, तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए। और अदानी कोई दूसरे देश की कंपनी तो है नहीं, उसने जो एग्रीमेंट किया वो भी हरियाणा गवर्नमेंट की शर्तों के हिसाब से किया होगा। वो एग्रीमेंट से भाग नहीं रहा है। अगर इस तरह की शर्तें फ्यूचर में हो सकती है तो एक सरकार क्या हल्के एग्रीमेंट करती है या अपने एग्रीमेंट्स को वेटिंग भी प्रॉपर नहीं कर पाती कि आने वाले वक्त में एक छोटी सी कंपनी पूरी इतनी बड़ी सरकार को आंखें दिखा सकती है।
तो क्या हमारे जो एग्रीमेंट करने की कंडीशन से हमने पढ़ी नहीं ढंग यही से? तो आरोप लगा रहे हैं ना, यही तो आरोप लग रहे हैं कि इससे पहले की जो सरकार में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहीं से तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज उसका समाधान इसलिए तो नहीं निकल पा रहा है और इसी को लेकर के अब प्रोसेस तो आगे बढ़ चुका है। मैं अत्री साहब मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक सवाल बजरंग दास जी का भी एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद दोनों का जवाब आप दे दीजिएगा। बजरंग दास जी, देखिए, जहाँ सिंधु जी बिजली की भारी किल्लत है, सरकार ने साथ साथ बिजली के जो है बार बार जो बिजली कट लग रहे हैं उससे भी लोगों को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अगर सरकार ने बिजली को कट भी लगाना है तो उसका एक शेड्यूल जारी करना चाहिए भी आपका इतनी घंटे के लिए कट रहेगा ताकि इंडस्ट्री को ज्यादा नुकसान ना हो। आज इंडस्ट्रीज के अंदर जो उत्पादन है, मैंने पहले ही बताया 50% उत्पादन जो इंडस्ट्रीज के अंदर कम हो चुका है, उत्पादन महंगा है और खर्चे ज्यादा है, तो जिससे क्या है बेरोजगारी बढ़ने की दर ज्यादा है। और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या क्या है, बार बार बिजली की कम वृद्धि हो रही है, कोई पावर कम आ रहा है, कभी कम ज्यादा आ रहा है, उससे भी इलेक्ट्रिक जो मशीनरी में पंखा है, बल्ब है, मशीनें हैं, वो इलेक्ट्रिक जो सामान है उसको ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो जलते जा रहे हैं। हाँ। सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है और बिजली की कमी को पूरा करने की जरूरत है। ये जरूरी है। इंडस्ट्री में मुझे हो रहा है जनरेटर जो हम पावर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। ठीक है अब जरा जवाब ले लेते हैं, अब जरा जवाब सुन लेते हैं। अत्री साहब एक सवाल इसमें ये भी है कि नए पावर प्लांट लगाने के लिए भी हम क्या कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, यमुनानगर के अंदर आज ही मुख्यमंत्री जी ने इस बात के बारे में घोषणा की है। यमुनानगर में 700 से 750 मेगावाट का एक नया प्लांट लगाने जा रही है सरकार। अब मैं यहाँ पे जो पवन जी ने बातें कही है थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं। पवन जी ने कहा है कि भाई भले ही आप ना महंगे बिजली खरीद लो। पवन जी वैसे तो आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी भी हरियाणा सरकार पावर एक्सचेंज के तहत 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है, नंबर 1। दूसरा, पवन जी आपकी जानकारी के लिए केंद्र सरकार की एक पॉलिसी, एक नियम है जिसके अंदर कोई भी प्रदेश 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा किसी प्राइवेट प्लेयर से बिजली नहीं खरीद सकता। और दूसरा, जो पावर एक्सचेंज के तहत हरियाणा सरकार 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है, वही कारण है कि डिमांड बहुत ज्यादा होने के बावजूद गैप मात्र 6% का है। डिमांड में इंक्रीज पवन जी करीबन 31 से लेकर 40% तक का आया है, लेकिन गैप जो 6% का उसका कारण भी यही है कि पावर एक्सचेंज में 12 रुपए प्रति यूनिट हरियाणा सरकार खरीद रही है। दूसरा, पवन जी ने एक बात कही है कि इंडस्ट्रियल एरिया में कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है। देखिए, पहला कि मैं किसी उद्योगपति से इस तरह की बात सुन के थोड़ा हैरानी होती है। मैं मान लेता हूं कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, क्या पुरानी इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन नहीं कर रही? क्या पुरानी इंडस्ट्री जब कोई बड़ी मशीन, नई मशीन लगाती है तो वो अपना पावर लूज नहीं करवाती? क्या उसकी कंजम्पशन नहीं बढ़ती? क्या फ्लैट्स के अंदर जब नए नए फ्लैट्स में लोग रहने के लिए आते हैं, क्या वहां कंजम्पशन नहीं बढ़ती? तो ये इस तरह का तर्क देके मुझे लगता है कि बड़ा अजीब सा तर्क है ये। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि पवन जी कहते हैं कि जी आप भले ही महंगी यूनिट खरीद लीजिए, 20 रुपए यूनिट खरीद लीजिए। पवन जी, अकेली इंडस्ट्री नहीं है, आम हरियाणवी एक सामान्य इंसान, आप तो 20 रुपए यूनिट का दाम भर देंगे, लेकिन आम आदमी कहाँ जाएगा? उसके लिए भी विचार करना होता है। इसीलिए सरकार अपने सभी सोर्सेज को यूटिलाइज करके इस समस्या का समाधान करने जा रही है। और एक चीज बता दो, मुख्यमंत्री जी ने तो आज घोषणा भी कर दी है। जिस एग्रीमेंट का जिक्र पवन जी आप कर रहे थे अडानी का, उसमें अडानी से बातचीत हो गई है और उन्होंने 500 मेगावाट जो है वो तो 1 मई को वो दे रहे हैं और बाकी 500 मेगावाट वो 10 मई को दे रहे हैं। मतलब जो हमारा गैप है वो काफी हद तक तो 1 मई को खत्म हो जाएगा। और जो ये कट की बात हो रही थी, कट रोटेशन के हिसाब से, देखिए होता क्या है कि जितनी आपके पास बिजली है और जितनी आपकी डिमांड है तो आप एक रोटेशन बनाते हैं और रोटेशन के हिसाब से उसकी सप्लाई करते हैं, जो डिपार्टमेंट कर रहा है। ताकि मैं डिपार्टमेंट का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मेरा केवल ये कहना है कि सरकार ने जिस तरह से, चाहे अडानी के उस आप नेगोशिएशन की बात हो, चाहे दूसरे प्लेयर से बिजली खरीदने की बात हो, केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की डिमांड की बात हो, कोयले का इंपोर्ट करने की बात हो, हर वो प्रयास शुरू कर दिए जिससे कि जल्द से जल्द ये समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, एक जरा जल्दी से जवाब। हाँ, बिंदु जी, जो प्रयास पहले करने चाहिए थे, एक एक करके। हाँ, मैं प्रवीण जी के कुछ बातों के साथ सहमत नहीं हूँ, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहूंगा। हाँ, प्रवीण जी, अगर अदानी के साथ एग्रीमेंट कहीं कंफ्यूजन था तो सरकार को प्री प्लानिंग क्यों नहीं करनी पड़ी? एक, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है 12 रुपए से ज्यादा यूनिट आप नहीं खरीदोगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है जनरेटर मत चलाओ।
आप 8 घंटे जब बिजली काट रहे हो, तो उसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एयर फॉर क्वालिटी एयर कमीशन है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो कहता है दिल्ली एनसीआर में जनरेटर नहीं चलेंगे। उसके बाद आप बिजली का कट दे रहे हो, 8 घंटे आपने रिटर्न में दे दिया कि अब 8 घंटे आप बिजली नहीं दोगे। 8 घंटे जब जनरेटर चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के कानून का या सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी मुश्किल है। अत्रे साहब, ये वैलिड पॉइंट है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं, ठीक है, ये जो इन्होंने कहा, पवन जी ने जो कहा है, उसमें अत्रे साहब ये है कि अगर बिजली कट लग रहे हैं लगातार, दूसरी तरफ अगर इंडस्ट्रीज जो हैं वो जनरेटर चलाती हैं तो एनजीटी की तरफ से भी परेशानी हो जाती है, तो दोहरी मार भी है यहाँ पर। परेशानी इस बात को लेकर के भी जनरेटर चलाएं कि ना चलाएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पवन जी ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने सुप्रीम कोर्ट का तो जिक्र ही नहीं किया, मैंने केंद्र सरकार का जिक्र किया। 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा नहीं खरीद सकते। उसके पीछे आप सुनिए वजह क्या है पवन। अभी जो हरियाणा सरकार ने आज ही जो एग्रीमेंट फाइनल किया है 500 मेगावाट का, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था आरकेएम पावर के साथ और एमबी पावर के साथ, वो 5 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किया, जो अभी आपका जो है हमें 1 मई से मिलनी शुरू हो रही है। आरकेएम पावर जिसका मैंने जिक्र किया था और एमबी पावर। तो जब प्राइवेट मार्केट में भी 5 रुपए 70 पैसे अगर बिजली मिल रही है, और एक और चीज बता दूं, जो पावर एक्सचेंज होता है ना, जिसमें 12 रुपए प्रति यूनिट खरीदी जा रही है, उसका एक अलग विषय है। एक बात कहना चाहूंगा मैं। देखो, आप कह रहे हो कि 5 रुपए 70 पैसे पे यूनिट अवेलेबल है, एग्रीमेंट हो गया, 1 मई से दे देगा, राइट? जी। मैं इसी बात पे ये कहता हूँ कि जहाँ 20 दिन से पूरा हरियाणा प्रदेश त्राही मान हुआ, उसके बाद हमारे पास बिजली भी अवेलेबल थी। एग्रीमेंट हम करें 27 अप्रैल को, अगर सब कुछ अवेलेबल था तो ये 27 मार्च को हो जाता, 1 अप्रैल से हमें बिजली मिल जाती। अगर ऐसा विकल्प था तो ये विकल्प पहले क्यों नहीं तलाशा गया? मैं बताता हूँ पवन जी, इसका जवाब भी दे देता हूँ। तो देखिए, मैंने शुरुआती में अपना जिक्र किया कि 21 मार्च को 1000 मेगावाट के लिए टेंडर लगाया गया। आपको पवन जी शायद जानकारी नहीं है, हरियाणा सरकार अगर बिजली खरीदेगी तो उसको हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से इजाजत लेनी होती है। और हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, जो मैं जिसका एग्रीमेंट जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ ना अभी, वो टेंडर 21 मार्च को लगा। उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसके बाद HERC की परमिशन है, वो सब मिलने के बाद 27 तारीख को ओके हुआ कि ठीक है, डन है। HERC ने सरकार को कहा आप ले लीजिए। आप समझिए ऐसा। और दूसरी बात जो आपने एक बात कही पवन जी, उसका भी जवाब दे देता हूँ। आपने कहा था कि अडानी वाले एग्रीमेंट के क्लॉज, पवन जी, अडानी के साथ कांग्रेस सरकार ने 25 साल का एग्रीमेंट किया। 2012 के बाद लगातार उसी रेट पे हमें बिजली मिल रही थी। अब हमें ख्वाब तो नहीं आने वाला था कि अप्रैल में आके अडानी साहब अड़ जाएंगे कि भाई मैं तो ज्यादा पैसे दूंगा। वो हमें तब पता लगा ना जब अडानी साहब अड़े, और हम उस एग्रीमेंट को लेके कोर्ट में चले गए। लेकिन उस एग्रीमेंट में कोई ऐसा क्लॉज ही नहीं है जिसके ऊपर हम उनको बाउंड कर सकते, उनको बाध्य कर सकते। इसी चीज का फायदा अडानी साहब उठाने लगे। ठीक है पवन जी, समस्या ठीक है पवन जी, मैं ठीक है, जरा रजत जी को शामिल कर लेता हूँ। रजत जी, और उसके बाद मैं बजरंग जी आपके पास आता हूँ। पवन यादव जी, जरा रजत पंजेटा जी, अब इसमें ये माना जा रहा है कि आने वाले समय के लिए ये मुख्यमंत्री की तरफ से भी बाकायदा ये बता दिया गया कि 15 मई वो तारीख है जिससे पहले तक बिजली के संकट को दूर कर लिया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी भी जैसे फॉर्मेलिटीज के अंदर जो 1 हफ्ते में काम हुआ, क्योंकि बिजली का संकट है, सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर पेपर वर्क में सब कुछ उलझ रहा है तो पेपर वर्क को स्पीडी भी किया जा सकता है। उसको एक हफ्ता भी, 15 मई तो और आपने बहुत ज्यादा समय दे दिया है। 15 मई में तो आगे गर्मी और बढ़ेगी, और जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो खासकर हमारे को बिजली की जरूरत पड़ेगी। आगे मई जून जुलाई में तो बिजली की, अभी आप ये कह रहे थे, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम 12,000 मेगावाट तक थी पिछले साल तक, और इस साल अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 15,000 मेगावाट तक मैक्सिमम फिगर दे रहा हूं जो मैं, वो जा सकती है। इसके अंदर 3,000 मेगावाट का फर्क आता है। और दूसरा, अगर कांग्रेस ने 12 में से 9 बंद किए, तो आपने पिछले 7 साल में आके वो जो 9 बंद पड़े प्लांट थे उनको चालू करने का काम क्यों नहीं किया? और हम अडानी के ऊपर, बिल्कुल मैं मानता हूँ, सेंटर पूल से, अत्रे जी ठीक कह रहे हैं, सेंटर पूल से 12 रुपए प्रति यूनिट कोई भी अगर लेना चाहे तो सेंटर पूल से 12 रुपए प्रति यूनिट मिल रही है। लेकिन ठीक है, अगर आपने 5 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट किया और आप कह रहे हैं 1 मई से वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप 15 मई तक का अगर डेडलाइन देते हो, तो आगे अगर गर्मी से बहुत डिमांड बढ़ेगी तो आगे प्रदेश की और क्या तैयारियां हैं? क्योंकि 500 मेगावाट से काम नहीं चलने वाला, आगे आपकी डिमांड मैक्सिमम और बढ़ेगी। ठीक है, उसके लिए करार किए गए हैं। हाँ, उसके लिए तैयारी की गई है। प्रवीण अत्रे साहब ने इस बारे में भी खैर बताया। समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बिजली के संकट को दूर करने के लिए बहुत हद तक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आरोप इसमें कई लग रहे हैं।
और आरोप तो पिछली सरकार के ऊपर भी लग रहे हैं, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उसमें जिस तरीके से अडानी को लेकर के और सरकार के बीच में जो करार होता है उसको लेकर के सवाल यहां पर जरूर है। लेकिन आने वाले समय में 15 मई तक की वो डेडलाइन दी गई है जब बिजली के संकट को प्रदेश में से दूर कर लिया जाएगा। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे ये संकट को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास आगे भी किए जाएंगे। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।